चलिए, तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग की हम बात कर रहे थे। प्लानिंग में हमने सबसे पहले बात की कि प्लानिंग हम क्यों करते हैं। हमने कहा था कि कंट्रोल, ट्रैक और मॉनिटर के लिए जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं वही प्लानिंग है, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो टाइम पर क्वालिटी के साथ अपने को मिल जाए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या स्टेप्स उसके लिए है। हमने कहा स्कोप हमें देखना होगा, एस्टिमेशन की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे, कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। देन हमने कहा कि भाई अगर स्कोप की बात करें स्कोप हमने कहा कस्टमर की नीड को हमें समझना है, बिजनेस का कंटेक्स्ट क्या है वो समझना है, प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, कस्टमर का मोटिवेशन क्या है, क्यों कस्टमर ये काम करवाना चाहता है, और ये तमाम चीजें हम स्कोप के अंदर डिस्कस करते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या है। हमने कहा था प्रोजेक्ट का स्कोप, एस्टिमेशन, रिस्क, शेड्यूल एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी, इन सबको मिलाकर और एक प्रोजेक्ट प्लान बनता है। ये हम बात कर रहे थे कि जब भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। हमने कहा प्लान से हमारा मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट का प्लान अगर आप कर रहे हैं उससे मतलब क्या है, उससे मतलब है प्रोजेक्ट के स्कोप से, उससे मतलब है एस्टिमेशन से, रिस्क से, शेड्यूल से, कंट्रोल स्ट्रेटेजी से। ये बात अपन कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा था कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन के मेथड्स हैं, जिसमें कोकोमो, कोकोमो 2 है ना, एलओसी, फंक्शन पॉइंट्स, हमने कहा था इन सबको अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। फंक्शन पॉइंट, एक्सटेंडेड फंक्शन पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉस्ट एस्टिमेशन के टाइम पर अपन पढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, हमने कहा एस्टिमेशन गाइडलाइंस जो हमारे पास है वो क्या है। हमने कहा था कि कुछ एक चीजें हमारी एस्टिमेशन के लिए हम ध्यान रखते हैं, कुछ गाइडलाइंस हमें दी हुई है, जैसे सबसे कम से कम एक से ज्यादा टेक्निक्स को काम में लीजिए। हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अलग अलग सोर्सेज से आप दिखवाइए, ओवर ऑप्टिमाइजेशन और डिफिकल्टी से आप बचिए। इस तरीके की हम गाइडलाइंस की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। देन अगर अपन आते हैं, हमने कहा था मेक बाय डिसीजन हम करेंगे कि सिस्टम को हमें बनाना है या सिस्टम को खरीदना है। ओके, अलग अलग जगह पर बनाना है, हो सकता है हम रीयूज करना चाह रहे हो, कोई इनबिल्ट सिस्टम हमने लिया, हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर आगे यूज में लेना चाह रहे हो, ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। देन हम बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। हमने कहा था रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज की तरह हमेशा आपके साथ चलता है। देन हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट की रिस्क क्या है, क्यों हम प्रोजेक्ट रिस्क की बात करते हैं। हमने कहा था प्रोजेक्ट रिस्क से हमारा मतलब है कि प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, और ये जो संभावनाएं हैं क्या चीज डैमेज करेगी, और हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं। ये तमाम चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, ऐसा अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात की कि भाई प्रोएक्टिव, रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क हो गई, अब करिए क्या करना है। अब हम प्लान करेंगे कि भाई इसको कैसे हमें फिक्स करना है, कोई गड़बड़ तो हो गई व्हाटसोएवर। अब उसके बाद हमें उसको प्लान करना है कि कैसे हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। देन हमने बात की प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट आपका होता है। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब क्या है कि हम पूरी रिस्क एनालिसिस पहले कर ले, क्या क्या रिस्क हो सकती है। देखिए 100% रिस्क एनालिसिस, 100% रिस्क का अजम्पशन और एंटिसिपेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं तो मैक्सिमम रिस्क के जो फैक्टर्स हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद में हम उनके ऊपर लगातार काम करें, रिस्क को मैनेज करें। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। फिर हमने बात की कि भाई रिस्क के लिए क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, प्लान तैयार कीजिए, फिर ट्रैक कीजिए और कंट्रोल कीजिए। ये चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट पैराडाइम के अंदर डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा प्रोजेक्ट की साइज की वजह से बहुत सारी रिस्क आ सकती हैं। प्रोजेक्ट की साइज की वजह से काफी सारी रिस्क हमारे पास आ सकती हैं। हमने कहा कि भाई अलग अलग तरह से कि भाई प्रोजेक्ट की साइज, फंक्शन पॉइंट्स और एलओसी में क्या है, या हमने कहा भाई जो आपके प्रोग्राम है, फाइल ट्रांजेक्शन है, उनका क्या है, कितना डेविएशन आपके साइज से हो रहा है, प्रीवियस जो प्रोजेक्ट था वो किस साइज का था, अब आपने सपोज आपने एकदम बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया तो डेफिनेटली आपको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। आपके डेटाबेस का साइज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स क्या हैं, ये तमाम चीजें रिस्क के प्रोडक्ट साइज से रिलेटेड है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। देन हमने कहा
बिजनेस के इम्पैक्ट से कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो आपने कहा इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो भाई सब कुछ फेल हो जाएगा, तो भी नहीं चल सकता, तो भी हमारे प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रिस्क है, हमें उस प्रोजेक्ट को एक अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, है ना। इस प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी सीनियर मैनेजर्स को कितनी है, ये तमाम डिस्कस अपन कर रहे थे। इसके बाद हम आगे थे कि भाई कस्टमर की वजह से क्या रिस्क आ सकती है। हमने कहा था कि भाई आपने इस कस्टमर के साथ पहले काम किया है क्या, कस्टमर को इस प्रोजेक्ट का कितना आइडिया है, कस्टमर आपके साथ में टाइम देने को तैयार है क्या। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि कस्टमर की रिस्क उससे हमने जोड़ा था। हमने बात की थी कि वे कस्टमर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है और काफी सारी रिस्क ऐसी होती है जो कि कस्टमर की वजह से आती है। तो प्रोडक्ट की साइज की वजह से रिस्क आ सकती है ना। ये तमाम चीजें हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की साइज की वजह से आ सकती है, बिजनेस के पे इफेक्ट की वजह से आ सकती है, कस्टमर की वजह से आ सकती है। ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा प्रोसेस मैच्योरिटी से रिलेटेड रिस्क हो सकती है। अगर सपोज आपने कहा आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया और आपके प्रोजेक्ट में प्रोसेस मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी से मतलब है कैसे किस प्रोसेस से हमें चलना है, दैट इज नॉट डिफाइंड एंड दैट इज नॉट प्लान्ड, द प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर, तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क हो सकती है। तो प्रोजेक्ट मैच्योरिटी के ऊपर रिस्क का कंसेप्ट आता है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिस्क, शायद ये हमने यहीं तक हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर हम यहां तक डिस्कस कर रहे थे, यहीं तक पढ़ा था अपन ने। मनीष जी, सुनीता जी, लक्ष्मीकांत जी, कौशलेंद्र जी, योगेश जी, मनोज जी, ईशा जी, यहीं तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। चलिए आगे चलें। देखिए टेक्नोलॉजी रिस्क की बात आती है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क की बात आती है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हमारे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिस्क मानी जाती है। मनोज सैनी जी, अब तो एपेक्स वाले ही मनोज सैनी जी है ना, परिष्कार वाले। टेक्नोलॉजिकल रिस्क हमारी कौन सी है, इज द टेक्नोलॉजी न्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई है। अगर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली नई है तो हमें उसके ऊपर अलग काम करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर कि हम पहले काम कर चुके हैं तो उसका तरीका अलग होगा। आर न्यू एल्गोरिथम आईओ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, क्या नई एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है। क्योंकि जैसे ही नई एल्गोरिथम्स की आप बात करेंगे तो नई कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएगी। इज न्यू और अनप्रूवन हार्डवेयर इन्वॉल्व, नया हार्डवेयर, ऐसा हार्डवेयर जो कि टेस्टेड नहीं है, क्या वो इन्वॉल्व है। अगर है तो डेफिनेटली हमारा डिफरेंट हो जाएगा। जी मनोज। वैसे नाम ध्यान नहीं रहता मनोज जी, अगर सामने आ गए तो फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ कहीं मैंने पढ़ाया है। बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे टीचिंग फील्ड में, मतलब 95 से पढ़ा रहा हूँ और फॉर्मली भी 97 से पढ़ा रहा हूँ। आप में से काफी लोगों की शायद बर्थ इससे पहले का ना हो। 97 से नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ भी किया लेकिन टीचिंग हमेशा साथ रही। केवल एक साल जब मैं प्रोग्रामर था तब मैंने एक साल नहीं पढ़ाया था, केवल ऑनेस्ट उसमें चक्कर में कि भाई मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं नहीं काम करूंगा। इसके अलावा कभी टीचिंग को नहीं छोड़ा, टीचिंग हमेशा साथ रही।
चलिए, डज द एप्लीकेशन इंटरफेस विद न्यू सॉफ्टवेयर? क्या एप्लीकेशन किसी और नए सॉफ्टवेयर के साथ? जी जी, 2009 में नॉलेज पॉइंट में, 2012 में लॉजिक पेस में और 2016 लॉजिक पेस में है। जी मनोज जी। जावा तो मतलब इतना लंबा मुझे हो गया, हालांकि अब जावा में बहुत चेंजेज आ गए हैं, लेकिन जो कोर कंसेप्ट हैं वो वही है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और ये अब पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैं वकालत में आया हूँ तो थोड़ा सा जावा वगैरह को उतना मैं अपडेट नहीं कर पाता, वरना जावा का ऑलमोस्ट हर वर्जन जो कंप्लीट रेफरेंस का है वो मैं परचेज करता था, अभी तक भी, थोड़े दिन पहले तक भी परचेज करता था। और स्पेशली अब जैसे आपका अभी पढ़ा रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो लेटेस्ट एडिशन है, ये मेरी आदत है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लेटेस्ट एडिशंस की बुक जरूर रखता हूँ। तो जैसे प्रेसमैन की लेटेस्ट एडिशन मेरे पास मिल जाएगी, पंकज जलोटे की लेटेस्ट एडिशन मेरे पास मिल जाएगी। ये मैंने अपना एक नेचर बना रखा है। उससे क्या होता है कि आप अपडेट करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला प्रेसमैन की एडिशन 4, मैं अल्टरनेट बात करूँ, एडिशन 4, सपोज 6, 7, सपोज 8 या 9, बहुत डिफरेंस है, काफी डिफरेंट कर दिया है, सीक्वेंस को काफी डिफरेंट कर दिया है। और वही चीज होती है जो टीचिंग में होती है। कभी कभी आपके बहुत साथी लोग मिलते हैं तो जो टीचिंग में है वो कहते हैं भाई टीचिंग हमें पसंद नहीं है, टीचिंग नहीं, डेवलपमेंट में जाना है। तो उसका एकमात्र कारण, अरे सर ऐसे बात नहीं कौशलेंद्र जी, तो वो टीचिंग में नहीं जाना चाहते हैं। उसका रीजन केवल इतना होता है कि वो टीचिंग के जो अपडेशंस हैं उन अपडेशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अपडेशंस को आप लगातार देखते जा रहे हैं, ये मेटाक्यूब के जो ऑनर हैं केशव शर्मा जी, आजकल शायद वो नहीं बैठते हैं, आजकल तो उनके बेटे और दूसरे 2-3 लोग हैं जो देखते हैं। वो जो हमें पढ़ाते थे 97, 98 में, तो हमें भी ऐसा था कि हमें टीचिंग में नहीं जाना, डेवलपमेंट में रहना है। तो वो उस वक्त हमसे कहते थे कि आप कोई भी काम कीजिए, डेवलपमेंट में रहिए, टीचिंग में जाइए, कहीं भी जाइए, बस अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप खत्म होते जाएंगे, तो आप मार्केट से आउट होते जाएंगे और आप बोर होते जाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो वो एक बहुत अच्छे मेंटर थे, मेंटर हैं, मतलब अब तो चूंकि हमारा मिलना नहीं हो रहा है इसलिए थे, काफ़ी साल हो गए, वो बहुत एंगेज रहते हैं। फिर हमारे जैसे जाने कितने स्टूडेंट्स हैं उनके, तो हम लोग उनके पास बार बार जाएं तो उचित भी नहीं लगता। पर काफ़ी साल हो गए मुझे मिले हुए। पर उनका ये था कि भाई टीचिंग का मतलब है कि आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहें। उनकी कुछ चीज़ों को मैं, जैसे टीचर्स की सारी चीज़ों को आप नहीं मानते, वैसे ही हम भी कुछ ही चीज़ों को मानते हैं। ये चीज़ पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जैसे अगर मैं इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उस वक्त मैं सारा देखता हूँ कौन कौन सी बुक्स नहीं आई है, कौन सी बुक्स के नए एडिशन आ गए है, तो मंगा लो। वो खर्चा बहुत छोटा होता है उस कंपैरिजन में, जितना कि आपका फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं आप, कॉन्फिडेंस जितना आपको रह जाता है। कौशलेंद्र जी, जावा मैंने हिंदुस्तान के हर कोने में पढ़ाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि हर कोने में मैं जावा पढ़ा के आया और हर लेवल पे पढ़ा के आया। ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि मुझे खुद को नहीं आते और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे